आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीवार के आर पार। पुराने किलों महलों की दीवारें, उनकी चुनाई, गुंबदों और नक्काशी देखकर अक्सर लोग पता लगा लेते हैं कि ये फलां सदी में बनी होगी, या इसे मुगल राजाओं ने बनाया होगा, या चंदेलों ने, या मराठाओं ने। वैसे ही जबलपुर शहर के गोरखपुर इलाके में बने इस पंजाबी बाड़े को देखकर कोई भी बता सकता है कि इन घरों को बनाने वालों ने इन्हें बड़े प्यार से बनाया है और उतने ही मन से सालों से सहेजा है। चमकती दीवारें देखकर ये कौन कह सकता है कि ये घर 40 साल पुराने हैं? और ये भी कौन कह सकता है कि एक कतार में बने इन घरों में रहने वालों के रिश्ते भी उतने ही पुराने हैं? ये तो बल्कि ऐसे हैं जैसे एकदम कड़क कलफ लगा कुर्ता हो, कोई शिकन नहीं, कोई सलवटे नहीं, हल्की सी खुशबू किसी देसी इतर की। अरे माँ, कौन पहनता है अभी हाथ के बुने हुए स्वेटर? क्यों अपनी आंखें खराब कर रही हो? मकान नंबर 38 की छत से आवाज गूंजते हुए 37 के बरामदे में पहुंच गई। माँ यानी अमन की माँ, मिसेस मृदुला शर्मा। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, एकदम नर्म और साथ में थोड़ा मनमौजी भी। मृदुला जी ने सिलाई को उनके गोले में खोसा और बाजू में रखे स्टूल पर रख दिया। फिर उठ के ऊपर ताका। वहां छत की नीची सी दीवार पर टिके थे कुछ चेहरे। एक उनके बेटे का, दो पड़ोस के घर के तिवारी जी के बच्चे, नितिन और नेहा। बच्चे यानी 20 से 28 की उम्र के बच्चे जो सर्दियों की धूप खाने और दिन भर की अपडेट देने लेने के लिए वहां जमा थे। ये वो रिश्ते थे जिनके अपडेट सोशल मीडिया से नहीं लिए दिए जाते थे। मृदुला जी कुछ देर नेहा को ताकती रहीं। माथे पर झूलते छोटे छोटे बाल और यहां वहां ताकती हिरनी जैसी आंखें। वो अपने बुनाई प्रेम को लेकर कुछ कहती, इससे पहले बेटे अमन की आवाज आई, माँ को सोशल मीडिया पे फैन बढ़ाने भैया, इसलिए हो रही बुनाई। नेहा और नितिन हंसने लगे और उनकी हंसी एक छत से होती हुई दूसरी, दूसरी से तीसरी तक फैल गई, जैसे कोई फूलदार जंगली बेल हो। वो जामुनी शंख जैसे फूलों वाली बेल होती है ना, जिसकी जड़ में पानी तो शर्मा जी डालते हैं, लेकिन पूजा के फूल तिवारी जी के भगवान की मूर्ति को नसीब होते हैं। मृदुला, मेरा मफलर कहाँ है भाई? और ये अमन कहाँ है? फैक्ट्री में आज बाहर से सामान आने वाला है, अपने सामने अनलोड कराना पड़ेगा। अंदर से शर्मा जी की रौबदार आवाज आई तो अमन लपक के नीचे आ गया। मैं रेडी हूँ पापा, आज वो नेहा आई ना हॉस्टल से तो सोचा थोड़ा मिल के आ जाऊँ। अरे हाँ, अच्छा तो फिर रात को छत पे लकड़ियाँ जमा करवा लेना। आग वाग तापेंगे, आलू भून के खाएंगे और फिर सुनेंगे नेहा के हॉस्टल के किस्से। सारी तैयारी कर लेना भाई तुम लोग, हैं? कहते हुए शर्मा जी ने अपना बैग उठाया और अमन के साथ फैक्ट्री चल दिए। शर्मा जी के पड़ोसी तिवारी जी की छोटी बेटी नेहा जिस दिन हॉस्टल से आती है, ऐसी बैठकी जरूर जमती है। देर रात तक गपशप और बीते दिनों की बातों के कैसेट रिवाइंड होते रहते हैं। यानी आज की रात ये दोनों परिवार मिलकर अपने सालों पुराने रिश्तों पर जैसे फिर से रंग रोगन करेंगे। आज मोहल्ले की उस गली में यानी गुरुद्वारे वाली गली में पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। नेहा की मम्मी तल रही थी कचौरियाँ और अमन की मम्मी यानी मृदुला जी की गैस पर चढ़ा हुआ था गाजर का हलवा। दोनों परिवारों में नेहा है वीआईपी और इसीलिए वो जिस दिन हॉस्टल से आती और जिस दिन जाती है, दोनों घरों की रसोइयों में कढ़ाइयाँ और डेगचियाँ चढ़ती उतरती रहती हैं। उसके सामान में ढेर सारे डिब्बों के साथ नसीहतें बांध दी जाती। शर्मा जी उसके माथे पर हाथ धर के बार बार दोहराते रहते, कुछ जरूरत हो तो एकदम से कहना है। और नेहा डब डब आंखें लिए हाँ में सर हिलाती जाती। 2 रसोइयों वाला एक परिवार था शर्मा जी और तिवारी जी का। 8 साल पहले तिवारी जी के देहांत के बाद शर्मा जी ने दोनों घरों को अपनी छाया में ले लिया था। नेहा तो बचपन से उनकी लाडली थी, पर अब नितिन के भी गार्जियन वही थे। उसकी वकालत कैसी चल रही, कौन सा क्लाइंट पैसे अटका के बैठा है और किस केस को लेना ही नहीं है, ऐसी हर खबर उन तक जरूर पहुंचाई जाती। शर्मा जी उन दोनों घरों के सबसे मजबूत स्तंभ थे, पिलर थे।
दोनों परिवारों की सलामती की दुआ जैसे। रात को जैसा कि तय था, सारे लोग छत पे इकट्ठे हो गए। दोनों घरों की छत के बीच की नीची सी मुंडेर पर दिन भर के पकाए व्यंजन सजा दिए गए। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ तीखा, रिश्ते के हर स्वाद जैसा। अमन और नितिन ने लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगा दी। मृदुला जी एक तरफ मसनद से टिकी अपना स्वेटर भी बिनती जा रही थीं और बीच बीच में बच्चों को आदेश भी दे रही थीं। अरे नितिन, वो लकड़ी ठीक से रखो, धुआं उठ रहा है बेटा। अमन बेटा, अरे दरी पे गद्दा डाल दो वरना सर्दी लग जाएगी। नया फ्लास्क में गर्म पानी लेती है, तेरे अंकल का गला ना लग जाए। आधे घंटे की भागदौड़ के बाद सारे इंतजाम हो गए और फिर खुला बीते दिनों का पिटारा। बच्चों की शरारत की बातें हुई, साथ मनाए 30 त्योहारों का जिक्र छिड़ा। 30 साल पहले के उस दिन को फिर याद किया गया जब तिवारी जी ने शादी की और सीधे शर्मा जी घर आ धमके। और शर्मा जी याद करते रहे वो दिन जो उनकी स्मृतियों का सबसे नाजुक हिस्सा थे। मैं और तिवारी एक साथ कॉलेज जाते थे। हमारे दोस्तों में बस एक वही था जिसके पास मोटरसाइकिल थी। सब उसकी किस्मत पे आ बढ़ते थे। शर्मा जी गर्म भुने आलू फूंकते फूंकते जैसे अपने जख्मों को भी ठंडक पहुंचा रहे थे। सब चुपचाप उनको देख रहे थे। जानते थे कि यूं तो वो हंस रहे थे, लेकिन उसी मोटरसाइकिल से हुए हादसे की तकलीफ एक बार फिर उनके मन से होकर गुजर रही है। वो कुछ देर तक सामने लकड़ी से उठती चिंगारियों को देखते रहे और फिर अचानक बोले, मुझे लगता है अब हमको नेहा की शादी को लेके सोचना चाहिए। नेहा और अमन की शादी। क्यों भाई, क्या विचार है आप लोगों का? वहां बैठे लोगों ने एक दूसरे को देखा। मृदुला जी ने नेहा की माँ को, नितिन ने अमन को, अमन ने अपने पापा को और शर्मा जी ने नेहा को। एक पल में जैसे वहां ठहरी उदासी हवा हो गई थी। पिछली रात की बॉनफायर बुझ चुकी थी। सुबह हर रोज की तरह हड़कंप सा मचा हुआ था। दोनों घरों के आंगन से आवाजें इधर उधर हो रही थीं। हमेशा की तरह शायद एक घर में बजते रेडियो की आवाज पर दूसरे घर में कोई थिरक रहा था। मृदुला जी के घी में लगाए लाल मिर्च और हींग के तड़के पर नितिन को लगातार छींकें आ रही थीं। नेहा की मां के लगाए पौधों पर आज फिर से बड़बड़ाते हुए शर्मा जी पानी दे रहे थे। बस दो लोग थे जो अलग थलग छत पर खड़े थे, खामोश, नेहा और अमन। सुबह अमन सोकर उठा तो नेहा का मैसेज था कि वो छत पर उसका इंतजार कर रही है। अमन ने जल्दी से रजाई परे सरकाई और फ्रेश होकर अपनी चाय लेकर ऊपर दौड़ा। नेहा अपने घर की छत पर एक कोने में खड़ी थी। अमन ने कप दीवार पर रखा और उस पार छलांग लगा दी। बचपन से इस मजबूत दीवार को कई कई बार फांदता आया था वो। कभी पापा की डांट से छिपने को, कभी अचार की बर्नियों को धूप में रखने को और कभी कभी नेहा के साथ ढलता सूरज देखने को। आज वो उसके साथ उगता हुआ सूरज देखेगा। आने वाली जिंदगी के खाली पन्नों पर नारंगी रंग से कुछ लिख देगा। दोस्ती या प्यार। दोनों के बीच का रिश्ता प्रेमियों जैसा था ये नहीं कहा जा सकता था शायद, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त जरूर थे। या दोस्ती के पानियों के भीतर कोई मोहब्बत का कमल खिल रहा हो तो पता नहीं। शायद अब पता चलेगा। अमन नेहा के करीब आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, तो सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? शादी की टेंशन? हाँ? उसने हौले से अपने कंधे नेहा के कंधे से टकरा दिए। नेहा कुछ नहीं बोली। एक बात के जवाब में 4 बात बोलने वाली नेहा अचानक चुप क्यों थी? अमन ने उसके कंधे पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। हे व्हाट्सअप, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी ने या तेरी वो हॉस्टल रूममेट ने, क्या नाम है उसका? नेहा चुप रही। उसकी चुप्पी अमन को खलने लगी थी अब। क्या हुआ नेहा, बोलना। इज इट अबाउट लास्ट नाइट? इज इट अबाउट द वेडिंग? इज इट अबाउट अस? नेहा ने एक पल को अमन को देखा और उसके सीने में अपना सर छिपा लिया। वो सिसकने लगी हौले हौले। अमन थपकता रहा उसकी पीठ, कहता रहा कुछ भी ऊल जलूल, बिना ये जाने कि वो रो क्यों रही है। क्या देता वो दिलासे? उसके भीतर एक अनमनापन भरने लगा। वो इंतजार करने लगा कि नेहा कुछ कहे, अब तो कुछ कहे।
थोड़ी देर रो चुकने के बाद नेहा ने सर उठाया और बोली, अमन, मैं शादी नहीं कर सकती। आई लव समवन एल्स। तुमसे प्यार नहीं, ये बात सुनना शायद उतना तकलीफ दे नहीं था जितना कि ये सुनना कि तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार है। अमन की उंगलियां नेहा के कंधों पर ढीली पड़ गईं। क्या कहे समझ नहीं पा रहा था। शिकवा करे, कोई वादा तो कभी किया नहीं था उसने। नाराज हो जाए पर किस बात पर? उसके दिल पर पाबंदी लगाए ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं। रूठ जाए क्यों? कि वो किसी से प्यार करती है। अमन मुड़कर नीचे चला आया। नेहा ने आवाज भी नहीं दी। मन किया अपने कमरे में बंद हो जाए, समझाए खुद को। नेहा उसको बहुत पसंद थी, दिल के बहुत करीब भी थी, पर इश्क वाला कोई रिश्ता कभी उनके बीच हुआ ही नहीं। शायद दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहब्बत को जगह ही नहीं मिली। तो अब वो इतना परेशान क्यों है? नेहा अब भी उसकी दोस्त है, हमेशा रहेगी। ये घर हमेशा उसका रहेगा। पापा की लाडली वो अब भी रहेगी। माँ के बनाए स्वेटर वही पहनेगी, उनको पहन के सोशल मीडिया पे फोटो डालेगी और माँ के साथ मिलके लाइक्स भी गिनेगी। अमन तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि पापा ने आवाज लगाई, अमन, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? उन्होंने नाश्ता करते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वो पापा का चेहरा देखता रहा उनकी सुकून भरी आंखें। उन्होंने सैंडविच का एक टुकड़ा खाया और बोले, नेहा आ रही है, उसे कुछ बात करनी है। अमन चौंक गया बुरी तरह। कैसे रिएक्ट करेंगे पापा जब नेहा कहेगी कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी? उसने सोचा, कह दूंगा हाँ मुझे भी नहीं करनी है। कह देंगे वो दोनों कि हमने कभी एक दूसरे को इस नजर से देखा ही नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। अचानक उसे लगा जैसे सीने से एक वजन उतर गया। अपने मन को समझाने से ज्यादा उसे इस वक्त पापा के, माँ के मन की फिक्र थी। उसे फिक्र हुई कि नेहा ने अपनी माँ से भी कहा होगा ना कि उसकी मर्जी क्या है। 2 मिनट बाद नेहा आ गई। वो भी वहीं आकर बैठ गई। मृदुला जी ने एक प्लेट में मेथी के पराठे लाकर उसके सामने रख दिए। नेहा को ब्रेड, सैंडविच वगैरह कुछ पसंद नहीं है, वो जानती हैं। नेहा सामने रखे पराठे का रोल बनाती रही, खोलती रही, फिर अमन की तरफ देखने लगी। उसने चुपचाप अपनी नज़र नाश्ते पर गड़ा दी। अंकल, मुझे आपसे, कहते हुए वो ज़रा सी अचकचाई, फिर बोली, मुझे कुछ कहना है अंकल। शर्मा जी ने चाय का कप उठाया और कुर्सी पर पीछे टिक गए। नेहा थोड़ी देर चुप रही, शायद हिम्मत बटोर रही होगी। अंकल, मैं अमन से शादी नहीं कर सकती, वो एक सांस में बोल गई। उसके ये कहते ही शर्मा जी के चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने एक नजर अमन को देखा, फिर नेहा की तरफ देखने लगे। अंकल, एक लड़का है मेरा क्लासमेट, मैं उसको पसंद करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को। नेहा अपनी बात पूरी करती कि उसके पहले शर्मा जी तेजी से उठकर बाहर निकल गए। उनकी कार के पहिए की आवाज घर के भीतर तक चली आई। अमन ने अपनी माँ की तरफ देखा। उन्होंने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ी हुई हलवे की कटोरी नेहा के सामने रखी और भीतर चली गईं। नेहा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अमन को एक पल के लिए तरस आ गया नेहा पर। एक तो बिना उसकी राय जाने कल रात उसके पापा ने फैसला सुना दिया, और अब वो अपनी मर्जी बता रही है, तो उसे गुनहगार की तरह क्यों देख रहे हैं सब? उसने नेहा की हथेली थपक दी। डोंट वरी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पापा तुमसे गुस्सा हो ही नहीं सकते, तुम हमेशा उनके लिए परफेक्ट रहोगी, परफेक्ट। कह तो दिया उसने, लेकिन उनकी बात का यकीन न नेहा को हुआ न खुद अमन को। घरों का टूटना यानी दीवारों का ढह जाना नहीं होता। ईंटों पर लगी सीमेंट के झर जाने से परिवार नहीं बिखरते। दीवारों की सीलन से रिश्तों की गर्मी कम नहीं होती है। लेकिन जबलपुर के पंजाबी बाड़े के 2 घर अब सचमुच 2 हो गए थे। दरवाजे, खिड़कियां सब पहले की तरह ही थीं, बस अब उन पर चिटखनियां चढ़ी रहने लगी थीं।
बंद दरवाजों पर पहले कौन दस्तक देगा, ऐसे अहम चुपके से सर उठाने लगे थे। उस दिन शर्मा जी फैक्ट्री से लौटे तो चेहरा एकदम थका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने दिन भर में एक भी कॉल नहीं किया था, एक मैसेज भी नहीं। दोनों घरों के 6 सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एकदम सन्नाटा था। सुबह नेहा अपने घर गई तो दिन भर लौटी नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में तूफान की तरह चली आने वाली लड़की को क्या ये घर मिस भी नहीं कर रहा था? अभी और कोई दिन होता तो कभी हथौड़ी मांगने चली आती तो कभी हरी धनिया का गुच्छा। मृदुला जी को उसका यूं आना जाना बहुत भला लगता था। आते जाते उसका कुछ कहते सुनते जाना ऊँघते घर में चुस्ती ला देता था। अगली सुबह भी वैसी ही उदास थी। इतवार का दिन था और शर्मा जी ने मावा जलेबी की बात भी नहीं छेड़ी। दिन चढ़ने लगा मगर घर में घाट तक घूम आने का किसी का मन नहीं हुआ। शाम की चाय पीते हुए अचानक नेहा की मम्मी नहीं चली आई। 2 चाय को 3 करने की नौबत नहीं आई। एक दिन में कितना कुछ बदल गया था। रात को खाना खाने के बाद अमन ने नेहा को मैसेज किया, सोई नहीं हो तो छत पे आओ। 10 मिनट में दोनों छत पर थे। मोटे शॉल में लिपट कर भी नेहा हल्का हल्का कांप रही थी। उसका चेहरा एकदम उतर गया था। बुलाए जाने का इंतजार बहुत तकलीफ देता है। जिस घर से दिन भर नेहा नेहा की आवाजें आती हों, उस घर ने अचानक खामोशी ओढ़ ली थी। अमन, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं? नेहा सिसकने लगी। अमन उसकी पीठ थपकता रहा। उसको नेहा की तकलीफ अपनी तकलीफ से बहुत बड़ी नजर आ रही थी। नेहा की जिंदगी में उसके शर्मा अंकल की क्या जगह थी वो अच्छी तरह समझता था। अमन, अंकल मुझसे नाराज हो गए एंड आई कांट अफोर्ड इट। माँ ने भी कॉल किया तो उन्होंने नहीं उठाया। नेहा के लिए शर्मा जी की नाराजगी ऐसी थी जैसे किसी ने लू भरी दोपहर में साया देता कोई दरख्त काट दिया हो, जैसे किसी ने हंसने के खुश होने के सारे कारण छीन लिए हों, जैसे उसका घर आना बेमानी हुआ जा रहा हो। अमन देर तक उसे दिलासा देता रहा, झूठी सच्ची तसल्ली देता रहा कि सब ठीक होगा, कि वो नाराज नहीं है उससे, कि उसके दिल में नेहा के लिए कोई मैल नहीं, कि उसने भी नेहा से मोहब्बत नहीं की थी। इस बात को 3 दिन हो गए थे और नाराजगियों के बादल छंट ही नहीं रहे थे। अमन ने रात को खाना खाते हुए नेहा का जिक्र छेड़ा। पापा, नेहा इस बार 10-15 दिनों के लिए आई है तो उसका टैक्स रिटर्न वगैरह भी देख लेंगे, और आंटी के कुछ फिक्स डिपॉजिट भी रिन्यू होने थे। शर्मा जी कुछ नहीं बोले बल्कि पानी का ग्लास लिया और टेबल से उठकर चले गए। थाली में छूटे हुए निवाले कोई शुभ संकेत नहीं देते हैं। नहीं होते अच्छे वो प्रश्न जिनके जवाब नहीं मिलते। घर की दीवारें हिलने लगती हैं अगर उनका सबसे मजबूत स्तंभ डगमगाने लगे। दिन में न जाने कितनी बार एक दूसरे की खबर लेने वाले 2 परिवार पिछले 7 दिनों में न जाने कैसे इतने दूर हो गए। बीते 40 सालों में पनपा फला फूला रिश्ता कैसे झट से मुरझा गया था। फूल, पत्ते, शाखें पेड़ को जिंदा नहीं रख सकती। जब तक मोटा मजबूत तना साथ ना दे, कैसे हरा रहे कोई पेड़। एक और इतवार फिर सामने खड़ा था और दोनों घरों में सबके होते हुए भी चुप्पी थी। तभी शर्मा जी के दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा खड़ी थी। बिन बुलाए भीतर तक चले आने का अधिकार था जिसके पास, वो यूं देहरी पे खड़े बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी। मृदुला जी ने उसको भीतर आने का इशारा किया। आंटी, अंकल कहाँ हैं? उसने सहमते हुए पूछा। शर्मा जी अपने कमरे में बंद थे। परिवार वालों से बोले थे कि कुछ जरूरी काम निपटा रहे हैं। सब जानते थे कि उनको कोई काम नहीं है। 2 मिनट बाद नेहा शर्मा जी के सामने हाथ बांधे अपराधियों की तरह खड़ी थी। शर्मा जी अब भी टेबल पर रखे अखबार पर नजर गड़ाए थे। उनके सामने की दीवार पर तस्वीरें लगी थीं। एक फ्रेम में नेहा थी, शर्मा जी के कंधों पर बैठी। उसे याद आया कि उस मोटे पलस्तर वाली दीवार पर कील ठोकते हुए अमन की उंगली में चोट लग गई थी और वो सारा दोष नेहा को दे रहा था।
तेरी तस्वीर लटकाने के कारण मेरा इतना खून बहा है। वो उसकी चोटी खींचते हुए बोला था। उसे लगा अब शायद इस घर की दीवारों से मेरी तस्वीरें भी हटा दी जाएंगी। नेहा को याद आया वो दिन जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे शर्मा अंकल ने अपने आंसू रोककर नेहा को संभाला था, उसकी मां को हिम्मत दी थी। कैसे बाहर पढ़ने जाने के लिए उन्होंने मां को मनाया था और न जाने कहां से उनको पता चल जाता कि उसे कोई जरूरत है और उसके अकाउंट में पैसे आ जाते बिना कहे। नेहा को जोर से रुलाई आई। ऐसे इंसान को वो कैसे नाराज कर सकती है, कैसे दुख दे सकती है। नेहा ने शर्मा जी के घुटनों पर सर रख दिया और सिसकने लगी। बहुत कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके हलक में अटक रहे थे। अंकल, आई एम सॉरी, सो सॉरी। वो रोती रही देर तक। थोड़ी देर बाद शर्मा जी ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। हौले हौले सहलाने लगे वो अपनी लाडली का गर्म माथा। उनके माथे की सलवटें भी हल्की पड़ गईं। वो बोले, मत रो बेटा, तेरे पापा के बाद मैंने कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। मैंने उस दिन से मान लिया था कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरा मान लेना काफी नहीं था ना। अगर तुम मेरी बच्ची थी तो मुझे क्यों नहीं पता चला कि तेरी जिंदगी में कोई है। नेहा ने चौंक कर शर्मा जी को देखा। उनकी आंखें भर रही थीं। हर बात सही है या गलत ये मुझसे पूछती थी ना, तो फिर इतना बड़ा फैसला खुद काहे ले लिया। अगर पापा होते तेरे तो क्या छुपाती उनसे। शर्मा जी की आवाज, उनका चेहरा, उनकी तकलीफ बयान कर रहा था। उन्हें लगा ये उनकी हार है। क्या कमी हुई जो वो बच्चों का भरोसा न जीत सके। और अपने बड़ों की भर्राई आवाज, उनके गुस्से, उनकी हर एक हिचकी का जिम्मा बच्चों के सर ही तो होता है। नेहा बुदबुदाई, हाँ मुझे आपसे कहना चाहिए था अंकल, पूछना था आपसे। अब मैं कभी आपको गुस्सा नहीं दिखाऊंगी, आप जो कहेंगे मानूंगी, प्रॉमिस। शर्मा जी ने नेहा के गाल थपक दिए और बोले, मानोगी ना मेरा कहना हमेशा? नेहा ने सर हिलाया। तो फिर बता जल्दी, कौन है वो लड़का? कौन है जिसने चुपके से हमारी बेटी हमसे छीन ली? नेहा चौंक गई। उसने सर उठा के देखा तो शर्मा अंकल मुस्कुरा रहे थे। बताओ बताओ कौन है? कमरे के अध खुले दरवाजे से और भी आवाजें आईं। पल भर में जैसे जादू हो गया और घर फिर से घर बन गया। वही शोर, वही मस्ती, वही चाय की प्यालियों की खनक और रसोई से आती तेज तड़के की खुशबू। एक दीवार के आर पार 2 परिवार एक बार फिर से मजबूती से जुड़ गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।